एक ही रास्ते पे हैं। अगर एक ऐसे चल रहा है तो बशीर साहब भी ऐसे ही चल रहे हैं, अगर नाजिया ऐसे चल रही है तो बशीर साहब भी ऐसे चल रहे हैं। दोनों में कोई फेस डिफरेंस नहीं है। अगर मैं आपको शेर लिखा है, अपने दिल में हमें भी बसाए रखना, आए हाय, अपने दिल में हमें भी बसाए रखना बशीर साहब, हमारी यादों के चिराग जलाए रखना, बहुत लंबा है जिंदगी का सफर है दोस्त, इसका हिस्सा हमें भी बनाए रखना। सर बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो मुझे ये पता है कि आपका जो करंट है वो ऐसे वैरी करता है, ऐसे 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 वैरी करता है, जो वक्त के साथ क्या करता है, चेंज होता है। पीक वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, जैसे ये आई नॉट आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज पीक वैल्यू। आई नॉट इज अ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है चेंज हो जाना। क्या हो जाना, चेंज हो जाना। जैसे बशीर साहब की गर्लफ्रेंड चेंज होती रहती है, कदे सकीना, कदे शमीम, कदे शंटी, कदे पिंकी, कदे कुड़कुड़, कदे शुड़ चेंज होती रहती है। वैसे अल्टरनेटिंग का भी मतलब चेंज होता है। तो वोल्टेज ये है, वोल्टेज हमेशा ये है। इस बार इसका करंट क्या हो गया, पीछे हो गया, मतलब बशीरा आगे है और नाजिया इस बार क्या होगी, पीछे होगी। वो सर्किट में एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। कैपेसिटर के केस में इस बार पीछे रह गया, हमारा बशीरा इस बार पीछे रह गया, और जो करंट है वो 90 डिग्री आगे चला गया। और इस बार नाजिया आगे है बशीरे से, और नाजिया कोई भी बशीरे की बात मानती नहीं है। और फाई की वैल्यू। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबश्शिर, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर माँ कसम आपकी वीडियो का इतना वेट कर रहे थे, इतना वेट कर रहे थे, इतना वेट कर रहे थे, क्या बताएं, पापा की कसम बहुत वेट कर रहे थे। हमने सोचा कि किसी और टीचर के पास पढ़ लें, बट हमने नहीं पढ़ा। हमने आपको मैसेज भी किया था, सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, क्यों नहीं वीडियो आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं बीमार था बहुत ज्यादा, तो अभी भी बहुत बीमार चल रहा हूं, बट मैं कोशिश करूंगा मैं फुल एनर्जी के साथ आपको अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा के जाऊं, और मां कसम हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करवाने वाला हूं। और आई लव यू सो मच कि आपने किसी और टीचर के पास पढ़ा ही नहीं। मुझे कल से 1000 मैसेज आ गया, सर आपका कहां गया टाइम टेबल, आपने टाइम टेबल बना के दिया था, ये किया था, वो किया था, आप अपनी बात ही नहीं मान रहे हो, आप जो बोल रहे। मेरा प्यारा बच्चा ध्यान से समझ ले कि भाई साहब इसके बाद फिजिक्स आदि खत्म हो जाएगी, और मैंने जिस तरह से आधी फिजिक्स खत्म की है उस तरह से पूरी फिजिक्स खत्म करूंगा। केमिस्ट्री आधी खत्म कर दी है, पूरी खत्म करूंगा, बायो भी खत्म करूंगा। डोंट वरी, तुम जानते नहीं हो कि तुम कितने स्पेशल टीचर के पास पढ़ रहे हो। सर शेर सुना दो, तो शेर सुनाए। अभी अभी लिखा है, क्या शेर लिखा है, अपने दिल में हमें भी बसाए रखना, आए हाय, अपने दिल में हमें भी बसाए रखना बशीर साहब, हमारी यादों के चिराग जलाए रखना, बहुत लंबा है जिंदगी का सफर है दोस्त, इसका हिस्सा हमें भी बनाए रखना। सर बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। चलो जी, बताओ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। कमेंट सेक्शन में भी लिख दो क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक, शेयर पक्का करना। नहीं करोगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वैसे भी एक दिन फेमस हो ही जाना है मैंने। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग का मतलब होता है चेंज हो जाना। क्या हो जाना, चेंज हो जाना। जैसे बशीर साहब की गर्लफ्रेंड चेंज होती रहती है, कदे सकीना, कदे शमीम, कदे शंटी, कदे पिंकी, कदे कुड़कुड़, कदे शुड़ चेंज होती रहती है। वैसे अल्टरनेटिंग का भी मतलब चेंज होता है। तो हम अल्टरनेटिंग करंट से पहले एक चीज सीखेंगे, दैट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या सीखेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। मेरे प्यारे बच्चे पूरा ध्यान इधर रखना। क्या होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेट का मतलब होता है चेंज होना। तो मैं बोल रहा हूं द ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है या वही पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे वक्त के साथ, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। वो एनर्जी जो वक्त के साथ बदले, जैसे ये ईएमएफ का मतलब ही पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आपने एसी जनरेटर पढ़ा हो,
इस चैप्टर से पहले मैंने वही पढ़ा था, जनरेटर। तो वहां पे आपने वोल्टेज की वैल्यू क्या पढ़ी थी, वोल्टेज या ईएमएफ इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो देखो ध्यान से, ये वोल्टेज किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है। साइन वक्त के साथ बदलता है तो वोल्टेज भी बदलेगी, ये ऐसी वोल्टेज है जो बदलती है। और ये वाला फॉर्मूला आपने वहीं पे मैंने सिखाया था, ईएमएफ इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर नहीं पढ़ा पहले जाके वो वन शॉट देख ले, फिर ये देखना, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूं वी नॉट। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो क्या V साइन ओमेगा टी पे डिपेंड करता है, यस। जिस तरह से साइन बदलेगा उसी तरह से V बदलेगा। मैं बोल रहा हूं साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 90 पे क्या होता है, साइन 90 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू। फिर साइन 180 पे क्या होता है, 0 होता है। फिर साइन कितना 270 पे क्या होता है, -1 होता है। फिर साइन 360 पे कितना हो जाता है, दैट इज 0 हो जाता है। शुड आई रिपीट? तो साइन की वैल्यू बदल रही है तो हमारा वी भी बदल रहा है। साइन का कर्व ऐसा होता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का कर्व भी ऐसा होता है। साइन 0 is 0, sin 90 is 1, sin 180 is 0, sin 260 is -1, sin 360 is 0। मतलब हमारा वोल्टेज किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है। अगर ये साइन की वैल्यू बदलेगी तो V भी बदलेगा, V बदलेगा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बदलेगा। दिस इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब इसी से पैदा होता है अल्टरनेटिंग करंट। द करंट whose value changes with time is known as the alternating current। अब देख, मुझे पता है क्या, मुझे ये पता है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। रट्टा मार ले बशीर साहब। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर, या आई आर इज इक्वल टू वी, आई आर इज इक्वल टू वी। वी की जगह क्या लिखेगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि वी सी, ये जो V है ये अल्टरनेटिंग है। ये कैसी है, अल्टरनेटिंग। तो क्या लिखा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आई आर, ये आर नीचे डिवाइड हो गया तो I इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब आई भी फंक्शन हुआ साइन ओमेगा टी। वी नॉट अपॉन आर को मैंने आई नॉट लिख दिया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपका करंट भी साइन का फंक्शन है। मतलब आई भी किसका फंक्शन है, साइन जैसा फंक्शन है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं साइन 0 इज 0, साइन 90 कितना होगा, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, फिर 180 कितना हो जाएगा, दोबारा 0, फिर साइन 270 कितना हो जाएगा, दैट इज अराउंड -1, और वापस 360 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से हमारा करंट भी वैरी करता है। बहुत सारे पॉइंट है जो मैंने आपको बताने, जैसे पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक होता है जो करंट की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। द मैक्स वैल्यू ऑफ अ करंट इज नोन एज पीक वैल्यू ऑफ करंट। देखना ध्यान से, हमारा, मुझे ये पता है कि आपका जो करंट है वो ऐसे वैरी करता है, ऐसे 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 वैरी करता है, जो वक्त के साथ क्या करता है, चेंज होता है। पीक वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, जैसे ये आई नॉट आ रही है तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज पीक वैल्यू। आई नॉट इज अ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और आप ध्यान से देखो तो यहां पे देख, ये करंट की फर्स्ट वैल्यू आ गई, ये करंट की सेकंड वैल्यू होगी, ये करंट की थर्ड वैल्यू होगी, ये करंट की पीक वैल्यू होगी, फिर ये करंट की चौथी वैल्यू होगी। तो करंट की वैल्यू बदल रही है। किसी एक सेकंड के लिए अगर मैं करंट की वैल्यू लूं, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या हो गया, दैट इज द करंट, द वैल्यू ऑफ द करंट फॉर 1 सेकेंड। क्या बोला मैंने, द वैल्यू ऑफ करंट फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए करंट। मतलब हमारे पास जो करंट की वैल्यू होगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो वेरिएबल वैल्यू है। जब वेरिएबल वैल्यू हो तो हम या तो मीन निकालते हैं
एवरेज निकालते हैं या जिसको आप क्या बोलते हो, मीन निकालते हो, एवरेज आ रहा मीन वैल्यू ऑफ अ करंट, या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अ करंट निकालते हैं। मुझे ये पता है कि भाई साहब अब मेरे पास जो करंट की वैल्यूज हैं वो एक वैल्यू नहीं है, वो I1, I2, I3, I4, I5, I6, I10, I10,000, IN डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अ करंट, वो मेरे पास क्या निकलेगा, I एवरेज निकलेगा या I मीन निकलेगा। जब इसकी कैलकुलेशन होती है तो कितना आता है, 2I0 अपॉन पाई। व्हाट इज 2? 2 इज अ नंबर, I0 इज अ पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड पाई की वैल्यू है दैट इज 3.14। अच्छा, उसके बाद है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ करंट। तो रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, IRMS। इसमें क्या होगा, सबसे पहले मीन होगा। मीन कैसे, I1, I2, I3, IN डिवाइडेड बाय एन मीन। उसके बाद स्क्वायर भी होगा, मतलब करंट का स्क्वायर होगा, I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर, I3 का स्क्वायर और IN का स्क्वायर। और वो उसको किसके अंदर रखा जाएगा, अंडर रूट के अंदर रखा जाएगा। और उसमें जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, I0 अपॉन अंडर रूट 2। जैसे मैंने पीक वैल्यू ऑफ करंट बताई थी, वैसे ही हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी आ सकती है। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू वी डॉट साइन ओमेगा टी। ये जो V नॉट है यही क्या है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और आप सबको पता है कि ये वोल्टेज एक जगह रुकने वाली नहीं है, ये वोल्टेज वक्त के साथ बढ़ती है और कम होती है। और इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसी को आप क्या बोलते हो, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और आपको भी पता है कि यहां पे वोल्टेज की एक वैल्यू नहीं, बहुत सारी वैल्यू होंगी, V3, V4 जैसी वैल्यू होंगी। और एक सेकंड में, मतलब एक छोटे से सेकंड के लिए जो वोल्टेज की वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वो कौन सा हो गया, दैट इज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर 1 सेकेंड। ठीक, अब मुझे पता है कि हमारा पोटेंशियल जो है वो बदल रहा है वक्त के साथ, तो आप उसका क्या निकालोगे, आप उसका या मीन निकालोगे या एवरेज निकालोगे। या तो ऐसे निकालो, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या आप उसका क्या निकालोगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो V एवरेज कैसे होगा, V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जान दे कहां कहां तक, VN डिवाइडेड बाय N। और या आप क्या लिखोगे, VRMS किसके बराबर होगा, VRMS होगा रूट, पहले होगा रूट, फिर होगा मीन, V1 प्लस V2 प्लस V3, जान दे VN डिवाइडेड बाय N, और ये आ जाएगा उसका स्क्वायर वेलोसिटी। मुझे पता है ये किसके बराबर होगा, दैट इज 2 इंटू वी नॉट अपॉन पाई के बराबर होगा। जब आप इसका मैथ्स करोगे ये वैसा ही है जैसे इधर 2I0 अपॉन पाई, यहां पे क्या होगा 2V0 अपॉन पाई, और यहां पे इधर देखना, यहां पे क्या होगा, दैट इज I नॉट नहीं, यहां पे वहां पे I0 होता था, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा दैट इज V0 अपॉन अंडर रूट 2। देखो ये मैथ से कैलकुलेट करके ये निकालना था, बट अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है। थोड़ा सा कंपैरिजन रखना कि हमारी वोल्टेज बदल रही है, उसकी वजह से करंट भी बदल रहा है, वोल्टेज साइन का फंक्शन है, करंट भी साइन का फंक्शन है, पीक वैल्यू क्या है, इंस्टैन्टेनियस वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्यों निकालते हैं, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आपने 3 केसेस पढ़ने हैं।
अल्टरनेटिंग करंट सर्किट विद रेजिस्टेंस, मतलब आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कनेक्शन देना है, किस किस के साथ, रेजिस्टर के साथ अलग से देना है, कैपेसिटर के साथ अलग से देना है, इंडक्टर के साथ अलग से देना है, और फिर रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों को LCR सर्किट समझाना है आपने। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज रेजिस्टेंस को अलग से देना है, कैपेसिटर्स को अलग से देना है, इंडक्टर को अलग से देखना है, और एट द एंड तीनों को, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर को सीरीज में जोड़ना और फिर उसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स देना है या अल्टरनेटिंग एनर्जी देनी है। उस सर्किट को हम LCR सर्किट कहते हैं। बट LCR से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि क्या होगा जब अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज, मतलब V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी किसके साथ कनेक्ट होगा, रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट होगा, रेजिस्टर के साथ कनेक्ट होगा। वही बोला ना, AC सर्किट जिससे अल्टरनेटिंग करंट निकले और उसके साथ क्या हो, रेजिस्टर हो। मुझे ये पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तूने V क्या लिया है, दैट इज V0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू IR। R इधर डिवाइड हो जाएगा, V0 अपॉन R साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू I। तो V0 अपॉन I कितना हो जाएगा, दैट इज I0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू I। मतलब देखो, जैसे इधर देखना, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, मतलब यहां पे जो करंट है वो क्या है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। मतलब जैसा फंक्शन करंट का निकला है साइन ओमेगा टी, वैसा वोल्टेज का भी निकला है। मतलब दोनों एक ही रास्ते पे हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। अगर बशीर साहब कुछ बोलते हैं तो नाजिया जी मान लेते हैं, और अगर नाजिया जी कुछ बोलती है बशीर साहब मान लेते हैं, क्योंकि दोनों एक ही रास्ते पे हैं। अगर एक ऐसे चल रहा है तो बशीर साहब भी ऐसे ही चल रहे हैं, अगर नाजिया ऐसे चल रही है तो बशीर साहब भी ऐसे चल रहे हैं। दोनों में कोई फेस डिफरेंस नहीं है। अगर मैं आपको वोल्टेज का ग्राफ बनाऊं तो जैसे वोल्टेज साइन का फंक्शन है, साइन का फंक्शन कैसे होता है, दैट इज ये वाला फंक्शन होता है, और करंट का भी फंक्शन वही वाला फंक्शन होगा। क्यों, जैसे वोल्टेज साइन का फंक्शन है वैसे करंट भी साइन का ही फंक्शन है, ठीक है। और इसी चीज को सिंपल करके वाई एक्स पे समझाने को क्या बोलते हैं, फेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेजर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे करंट बिहेव करता है वैसे वोल्टेज बिहेव करता है। अगर करंट ऐसे चलेगा तो वोल्टेज भी ऐसे ही चलेगी। दोनों के बीच में कोई खींचाताव नहीं है, दोनों के बीच में कोई फेस का डिफरेंस नहीं है। अगर करंट में भी साइन ओमेगा टी है तो करंट में भी साइन ओमेगा टी है, तो वोल्टेज में भी साइन ओमेगा टी है। जैसे साइन वेरी करेगा वैसे वी वेरी करेगा, वैसे ही आई ही वेरी करता है। तो मैं इधर क्या बोल रहा हूं, जैसे करंट है, जिस डायरेक्शन में करंट चलता है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज भी चलता है। दोनों में कोई भी फेस डिफरेंस नहीं है। मतलब I इज द फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा टी, वोल्टेज इज द फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा टी। अब मैंने AC वाले सर्किट में, केस सेकंड में AC वाले सर्किट में, AC सर्किट में कैपेसिटर लाया है। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसके इधर बराबर के दो डंडे, दैट इज कैपेसिटर। मुझे पता है वोल्टेज क्या दी, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। वोल्टेज हमेशा साइन का फंक्शन है। अब करंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस का एक प्रिंसिपल था, क्या, Q इज इक्वल टू CV। Q को वैसे ही रखा, इज इक्वल टू C को वैसे ही रखा, V की जगह क्या रखोगे, V0 साइन ओमेगा टी। मुझे पता है करंट जो होता है वो dq अपॉन dt होता है, मतलब इस चार्ज को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। dq अपॉन dt इज इक्वल टू करंट होता है। अब करंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। q को मैंने अभी बताया था, q को क्या लिख सकते हैं, दैट इज CV0 साइन ओमेगा टी, यही लिख सकते हैं ना। Q इज इक्वल टू CV0 साइन ओमेगा टी। इस Q की जगह आपने क्या लिखा, CV0 साइन ओमेगा टी। I की जगह I लिखा, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू D अपॉन डी टी। Q की जगह क्या लिखा, CV0 साइन ओमेगा टी। CV0 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, ये बाहर आया।
आई को वैसे इज इक्वल टू वैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी तो आएगा ही आएगा, बट ये जो कांस्टेंट है उसको कहां लिखेंगे, बाहर निकलेंगे तो ओमेगा साथ में आएगा, वी नॉट वैसे ही, सी वैसे ही, इज इक्वल टू वैसे ही, और आई वैसे ही। ठीक, अब मेरी बात देखना, आई को आपने ऐसे ही रखा और इसको आप कैसे लिख सकते हो, सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये जब आया आपने वी नॉट और कॉस ओमेगा टी को ऐसे रखा, वी नॉट कॉस ओमेगा टी वैसे ही रहा, और सी और ओमेगा ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे है तो 1 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल के नीचे कोई चीज डिवाइड हो रही है और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट। ये वैसे ही है, देख इधर, पोटेंशियल इज इक्वल टू वी इंटू आई, और पोटेंशियल के नीचे आ गया आर, एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देख, वी नॉट के नीचे आ गया कुछ और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। ये वैसा ही बिहेव करता है जैसे यहां पे रेजिस्टेंस बिहेव करता है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट कम हो जाएगा, ये वाली चीज बढ़ेगी तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1/c ओमेगा को हम बोलते हैं इधर रेजिस्टेंस, इसको XC से भी डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर है, 1/c ओमेगा। इसको कैपिटेटिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं। थोड़ा यहां से समझना, मैंने क्या बोला, I इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। मैंने बोला इस V और ओमेगा को नीचे उतारो, जब इसको नीचे उतारते तो ये वी नॉट कॉस ओमेगा टी, इसको नीचे उतारो, ये मल्टीप्लाई में नीचे उतरेगा तो ये 1/c ओमेगा हो जाएगा। मैंने बोला ये करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो ये वैसा ही बिहेव करता है जैसे रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस को इधर XC बोलते हैं। XC कैपिटेटिव रेजिस्टेंस होता है। XC इज इक्वल टू 1/ωc। ये चीज आपने दिमाग में रखना और ये चीज आगे काम आने वाली है। अब देख, यहां पे वोल्टेज क्या, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पे करंट क्या, दैट इज वी नॉट अपॉन XC कॉस ओमेगा टी। करंट क्या, वी नॉट अपॉन XC कॉस ओमेगा टी। करंट क्या, वी नॉट अपॉन XC कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। मतलब यहां पे करंट 90 डिग्री वोल्टेज से आगे है। करंट I इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब यहां का जो करंट है, यहां का जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। मतलब इधर देखना, मतलब अगर सुनना, ये वोल्टेज के लिए अगर वोल्टेज 0 है ना, साइन 0 इज 0, उसी वक्त करंट क्या होगा, 1 होगा। उसी वक्त करंट क्या होगा, 1 होगा। इसको ऐसे समझ, क्या करंट के फंक्शन में कॉस ओमेगा टी है ना, तो मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, साइन 0 इज 0 बट कॉस 0 इज 1। मतलब वोल्टेज का ग्राफ आपका ये ऐसे चलेगा, बट करंट का ग्राफ आपका थोड़ा सा ऊपर से आएगा, क्योंकि करंट क्या है, दैट इज 90 डिग्री आगे चल रहा है, किससे, वोल्टेज से। ये चीज ध्यान में रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वोल्टेज साइन ओमेगा टी है, करंट क्या है, वी नॉट XC कॉस ओमेगा टी। मतलब कॉस ओमेगा टी का फंक्शन है करंट, कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, दैट इज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कॉस ओमेगा टी किसके बराबर होता है, ओमेगा टी प्लस 90। मतलब हमारा करंट 90 डिग्री आगे है। अगर वोल्टेज यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा करंट कहीं पीछे से स्टार्ट हो चुका है, 90 डिग्री पहले से स्टार्ट हो चुका है। इसलिए जब इसका ग्राफ बनाओ तो ये वाला जो रेड वाला ग्राफ जो यहां से स्टार्ट होगा वो करंट का ग्राफ है, और जो 0 से स्टार्ट होगा वो वोल्टेज का ग्राफ है। और अगर आप इसका फेजर बनाओ तो हमारा बशीरा इस बार पीछे रह गया, और जो करंट है वो 90 डिग्री आगे चला गया, और इस बार नाजिया आगे है बशीरे से, और नाजिया कोई भी बशीरे की बात मानती नहीं है। और फाई की वैल्यू इस बार क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, जिसको आप पाई बाय 2 भी लिखते हो।
ऐसे ही इंडक्टर को कंडक्ट करना, इंडक्टर होता है अ कॉइल जिसके बहुत सारे टर्न्स होते हैं, उसको कनेक्ट करना है अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट, एसी को कनेक्ट करना है इंडक्टर के साथ, मतलब इस कॉइल को कंडक्ट करना है एसी के साथ। हमें पता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इंडक्टर में जो पोटेंशियल बनता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। इस पोटेंशियल के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, कहां बताया है मास्टर, दैट इज पिछले चैप्टर में, ठीक है, जहां पे मैंने म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस करवाया था। तो पोटेंशियल दोनों है। अब मेरी बात समझना, ये dt यहां से उठाया, इस साइड मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होया, v dt इज इक्वल टू एल डी आई। इस साइड भी इंटीग्रेशन और इस साइड भी इंटीग्रेशन, देख इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन v डी आई, जैसे ये क्या था v डी आई ना, v dt इज इक्वल टू एल डी आई। तो इस साइड भी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन v dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एल डी आई। इस v का इधर देखना, इस v को आप कैसे लिख सकते हो, ये इंटीग्रेशन वैसे ही v को कैसे लिख सकते हो, v नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, वैसे ही इज इक्वल टू ये l की कोई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन नहीं है, बाहर आ जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन डी आई आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, v नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी, v नॉट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू एल एल, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ छोटा करंट, छोटे छोटे करंट सारे जुड़ेंगे और हमारे पास बड़ा करंट आ जाएगा। हमें इसी करंट के को ही देखना है अच्छे से। अब मेरी बात ध्यान से समझना, V नॉट तो वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी क्या होता है, दैट इज माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये ओमेगा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक। जैसे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हुआ करता था, इंटीग्रेशन में वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये L इंटू आई आया, दैट इज L इंटू आई। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से बारीकी से समझना, क्या कि ये माइनस आगे चला गया, माइनस वी नॉट थोड़ा आगे आया, और ओमेगा भी वी नॉट के नीचे चला गया, वी नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये माइनस आगे कर दिया, इज इक्वल टू एल इंटू आई। इस चीज को थोड़ा आगे समझते हैं। मैंने अभी क्या बोला कि जो एल आई है वो किसके बराबर है, माइनस वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और जो आपका करंट निकल रहा है, करंट एल को नीचे कर दिया, जब एल को नीचे किया तो ये ओमेगा के साथ एल क्या हो गया, मल्टीप्लाई माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अब यहां पे कोई ऐसी चीज है, यहां पे ऐसी चीज है जो नीचे डिवाइड हो रही है, और इस करंट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, बाद में डिस्कस करेंगे। आई को वैसे ही रखा, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू इस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल को आगे किया और माइनस को अंदर किया, तो ये बन गया माइनस कॉस ओमेगा टी। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, ये देख आई इज इक्वल टू वी नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू वी नॉट, इस वी नॉट के नीचे, पोटेंशियल के नीचे जो चीज आती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस ऐसा है, अगर इसको बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और ये ओमेगा इंटू एल, दैट इज रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, एक्सएल। इस एक्सएल का नाम क्या है, दिस एक्सएल इज नोन एज इंडक्टिव रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रेजिस्टेंस। अच्छा, माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब अब करंट 90 डिग्री पीछे हो चुका है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, देख मैंने क्या बोला, I इज इक्वल टू वी नॉट एक्सएल, ओमेगा एल की जगह क्या लिखा, एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। एक्सएल क्या है, एक्सएल इज इंडक्टिव रेजिस्टेंस, और इस एक्सएल का मतलब क्या है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ओमेगा इंटू एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट था। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। इससे ये पता चला कि आपका जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे है। कैपेसिटर के केस में आगे था, कैपेसिटर के केस में क्या था, आगे। देख वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, बट जो हमारा करंट है वो क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इस बार करंट पीछे आ जाएगा, मतलब ये है कि आपका जो करंट है, आपका जो ये करंट है, ये करंट जीरो से स्टार्ट हो रहा होगा। कैसे स्टार्ट हो रहा होगा, जीरो से स्टार्ट होगा करंट कैसे स्टार्ट होगा, करंट स्टार्ट होगा जीरो से, और वोल्टेज इस बार आगे है ना। करंट पीछे होने का मतलब ये हो गया कि वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, तो वोल्टेज आपकी
ये वाली वोल्टेज है, ये 90 डिग्री पहले से स्टार्ट होगी ऐसे ऐसे। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से समझना, वोल्टेज ये है, वोल्टेज हमेशा ये है। इस बार इसका करंट क्या हो गया, पीछे हो गया, मतलब बशीरा आगे है और नाजिया इस बार क्या होगी, पीछे होगी। वो सर्किट में एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। कैपेसिटर के केस में देख, रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में, कैपेसिटर के केस में करंट आगे हो जाता है, वोल्टेज पीछे हो जाता है 90 डिग्री। जब आप करंट और वोल्टेज को एक्स और वाई डायरेक्शन में ड्रा करते हैं, इसी को फेजर बोलते हैं। इंडक्टर के केस में पोटेंशियल ऐसे ही रहता है बट करंट पीछे हो जाता है। ठीक है, बात पोटेंशियल और करंट बात एक दूसरे की कब मानते हैं, जब दोनों रेजिस्टर वाला केस होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में वो नहीं मांगते, क्योंकि दोनों के बीच में कितने का फेस डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का फेस डिफरेंस होता है। और फेजर क्या होगा इस केस में, इंडक्टर का पोटेंशियल ऐसे होगा और करंट पीछे लाई कर रहा होगा, कितना 90 डिग्री करंट कितना हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। ओके जी, फिर देखो, अब है ये एलसीआर सर्किट। इसी एलसीआर को समझाने के लिए मैंने इन तीनों सर्किट्स को आपको अलग अलग बनवाया था। दिस इज नोन एज एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में क्या होगा, एलसीआर सर्किट इज अ सर्किट व्हेन रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू द अल्टरनेट सोर्स ऑफ वोल्टेज। अब अल्टरनेट सोर्स ऑफ वोल्टेज क्या हो गया, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब तक तो ये फॉर्मूला रट जाना चाहिए। रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में वी आर है उसी डायरेक्शन में करंट है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो इशू एट ऑल, नो इशू एट ऑल। ये मैंने इसका फेजर बताया। फिर उसके बाद इंडक्टर के केस में, ये कैपेसिटर के केस में करंट आगे होता है, कितना आगे होता है, 90 डिग्री, और पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज पीछे होता है, वीसी के केस में। और ये क्या है, दैट इज इंडक्टर। ये इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे होती है 90 डिग्री और करंट क्या होता है, पीछे होता है। बात समझे कि नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं रेजिस्टर की वोल्टेज ऐसे रखूं और करंट भी ऐसे रखूं, करंट इधर है तो रेजिस्टर की वोल्टेज इधर होगी, करंट को मैं इधर ही रखूं तो करंट आगे किस केस में होता है, आगे होता है जी किस वोल्टेज के केस में, दैट इज कैपेसिटर के वोल्टेज से वो आगे होता है। तो हमारा VC आ जाएगा नीचे और ये करंट हमारा आगे होगा। और इंडक्टर के केस में ये वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आगे होता है करंट से, तो VL ऊपर होगा और VC नीचे होगा, और VR और I एक ही डायरेक्शन में होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर करंट और VR को एक ही डायरेक्शन में रखा जाए और करंट को इधर ही रखा जाए, और करंट से आगे क्या होता है, इंडक्टर की वोल्टेज, और कैपेसिटर की वोल्टेज पीछे होती है इस करंट से। अब मैं बोल रहा हूं अगर VL थोड़ा सा ज्यादा हो VC से, तो VL और VC का नेट कहां आने वाला है, ऊपर ही आने वाला है, और वो कितना नेट आएगा, VL माइनस VC। और पोटेंशियल VR का क्या होगा, इधर, इन दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री, तो नेट पोटेंशियल कहां होगा, इधर होगा। नेट पोटेंशियल क्या होगा, इधर होगा। मैं बोल रहा हूं कि VC का पोटेंशियल नीचे है और VR का ऊपर है। अगर VL VC से बड़ा है तो नेट पोटेंशियल ऊपर होगा, और कितना होगा, VL माइनस VC। और पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर होगा इधर, तो इन दोनों का नेट कहां आएगा, इस बीच में आएगा। अब देखना, VL माइनस VC इधर है, तो क्या मैं इसको इधर भी उठा के ले जा सकता हूं, हाँ, इसको उठा के मैंने कहाँ रखा, इधर रखा। इसको उठा के जब मैंने इधर रखा तो VL माइनस VC इधर आ गया। तो ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है जिसका बेस तो VR है, परपेंडिकुलर ये है, और हाइपोटेन्यूज ये है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, LCR सर्किट में आपको दो चीजें निकालनी है, एक V नेट निकालना है जिसके ऊपर मैं हाइपोटेन्यूज बोल रहा हूं, और दूसरा R नेट निकालना है जिसको आप Z से डिनोट करोगे, और बाद में इसको इम्पीडेंस भी बोलोगे। मतलब LCR सर्किट में आपने नेट पोटेंशियल निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक, इस डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूं, और दोबारा क्या है, VR आ गया बेस में, बेस आ गया ये,
VL माइनस VC क्या आ गया, परपेंडिकुलर, और ये आ गया हाइपोटेन्यूज। हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज V नेट का स्क्वायर, बेस क्या है VR का स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है VL माइनस VC का स्क्वायर। अब V नेट के ऊपर ये स्क्वायर था, उधर चला जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो V नेट इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। यही मुझे नेट पोटेंशियल चाहिए था। अब मैंने आपको बता रखा है कि नेट रेजिस्टेंस भी चाहिए। VR किसके बराबर है, IR के, VL किसके बराबर है, I इंटू XL के, और VC किसके बराबर है, I इंटू XC के। देख, जैसे पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर्स I इंटू R होता है, वैसे पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर I इंटू XL होता है। देखना V इज इक्वल टू IR, तो I रहेगा, बट इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, XL, और कैपेसिटर VC इज इक्वल टू IXC, क्योंकि कैपेसिटर के केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, XC हो जाता है। आपने कुछ नहीं करना, V नेट की जगह V नेट की जगह V नेट इज इक्वल टू VR की जगह IR का स्क्वायर प्लस VL की जगह IXL माइनस VC की जगह IXC, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। ये होल स्क्वायर बाहर की तरफ होगा, ठीक है। फिर V नेट की जगह क्या लिखोगे, I इंटू रेजिस्टेंस नेट, ये रेजिस्टेंस नेट है जिसको इंपीडियंस भी बोलते हैं, अंडर रूट I का स्क्वायर I स्क्वायर, R का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस। अब देख, इन दोनों में से कॉमन क्या, I ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया, XL माइनस XC, ये ब्रैकेट, और होल में क्या था, दैट इज स्क्वायर। फिर I इंटू Z इज इक्वल टू अंडर रूट I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इधर लगेगा तो I का स्क्वायर और XL माइनस XC का स्क्वायर। अब देखना ये, अब देख I वैसे ही Z वैसे ही इज इक्वल टू वैसे ही अंडर रूट वैसे ही, ये I स्क्वायर इधर है I स्क्वायर इधर है, तो ये कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये I स्क्वायर इधर स्क्वायर है तो बाहर जाएगा तो क्या आ जाएगा, I स्क्वायर इधर बाहर जाएगा तो क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, ये आ जाएगा IZ इज इक्वल टू I स्क्वायर, बाहर आ जाएगा तो I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस XC का होल स्क्वायर। ये I और I कैंसल, नेट इंपीडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस XC का स्क्वायर। इसको और भी ले जा सकते हैं, इंपीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आ गया R स्क्वायर प्लस XL को आप कैसे लिख सकते हो, XL को लिख सकते हो ओमेगा L माइनस XC को कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, दैट इज नेट रेजिस्टेंस, इसी को इंपीडेंस भी कहते हैं। अच्छा, एक आता है फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस क्या होता है, फेस डिफरेंस एक्चुअली में फाई होता है। क्या होता है, फाई होता है, और ये एंगल होता है, एंगल बिटवीन वी नेट और वी आर के बीच में। जैसे ये वी नेट है और ये वी आर के बीच में जो ये एंगल बना है, ये क्या बना है, फाई बना है। मैं tan फाई बोलूं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, VL माइनस VC, और बेस क्या VR, तो tan फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आप सबको पता है, क्या पता है, दैट इज tan फाई वैसे VL की जगह क्या लिखोगे, I इंटू XL, माइनस की जगह माइनस, और VC की जगह क्या लिखोगे, IXC, और डिवाइडेड बाय VR की जगह लिखोगे IR। ये I और ये I क्या है, कॉमन, इज इक्वल टू I आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, XL माइनस XC, और नीचे क्या IR। ये I और I कैंसिल, तो tan फाई को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दैट इज XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये फेस डिफरेंस के बारे में वो पूछ चुका है, ठीक है। उस रेजोनेंस का मतलब होता है सब सेम हो जाना, एग्जैक्ट मीनिंग रेजोनेंस का यही है। मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारी जो करंट है और VR है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर्स है, वो सेम डायरेक्शन में है, बट करंट से पीछे आ जाता है VC और करंट से आगे आ जाता है VL। अब ये VL आगे है ना, VL आगे है और ये पीछे है। अब मसला ये है कि ये जो VC है ये कम है और VL ज्यादा, तो इसका नेट कहाँ होगा, ऊपर होगा, क्या होगा, VL माइनस VC,
और इसका नेट क्या हो जाएगा इधर। तो मैं बोल रहा हूं ये पोटेंशियल और करंट एक ही डायरेक्शन में होंगे तभी अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये एक ही डायरेक्शन में तब होते हैं जब ऊपर वाला पोटेंशियल और नीचे वाला पोटेंशियल सेम हो जाए। मतलब जब VL माइनस VC हो जाए तो ये VL VC को कट कर देता है और जहां VR होता है वहां ही करंट होता है, जहां बशीर होता है उसी डायरेक्शन में नाजिया होती है। नहीं तो अगर ये ऐसा ना हो, अगर VL बड़ा हो VC से तो नेट कुछ ना कुछ आएगा, हमारा बशीर नाजिया के डायरेक्शन में नहीं होगा, ना नाजिया बशीर की बात मानेगी ना बशीर नाजिया की बात मानेगा। सब सेट कैसे हो जाएगा, जब VL VC को क्रॉस करेगा, मतलब जितना ऊपर होगा VL उतना VC नीचे होगा और दोनों को क्रॉस करेगा, एक दूसरे को खत्म करेगा, और V जो नेट होगा वही VR होगा और वही करंट की डायरेक्शन में होगा। मतलब V और I दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, बशीरा और नाजिया एक ही डायरेक्शन में होंगे और दोनों एक दूसरे की बात मानेंगे। इनको बोलेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी अभी मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, जब रेजोनेंस आता है वो VL माइनस VC हो जाता है। VL की जगह क्या लिखोगे I इंटू XL और VC की जगह क्या लिखोगे I इंटू XC। I और I इधर क्या हो जाएगा कैंसल, XL की जगह क्या लिखोगे ओमेगा L, XC की जगह क्या लिखोगे 1 अपॉन ओमेगा C। ये मैंने आपको करवा दिया। मुझे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यहां पे मुझे सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है, ये ओमेगा और ये ओमेगा। इस ओमेगा को उठा के इधर किया, इस एल को नीचे लेगी, तो ये ओमेगा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन LC। अब ये L और C आपको पता है, एक इंडक्टेंस है एक कैपेसिटेंस है, ठीक है। और ये जो ओमेगा है, ये जो ओमेगा है इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी है, ये मुझे क्या पूछा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC, 1 अपॉन LC। इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन LC। मुझे ये पता है ये जो ओमेगा होता है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और 2 पाई अपॉन T। जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो यहीं तक करना है, जब फ्रीक्वेंसी पूछे तो आगे ले जाना है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन T इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन LC। ये 2 पाई को मैंने अलग कर दिया और 1 बाई टी को अलग कर दिया। 1 बाई टी ही क्या होती है, सिंपल फ्रीक्वेंसी। ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा। 1 बाई टी इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में था, 1 बाई टू अंडर रूट 1 बाई 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन LC आ जाएगा, ठीक है। और 1 बाई टी का मतलब ही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन LC। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन LCR सर्किट। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर कुछ नहीं होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ, जब आप XL को R के साथ डिवाइड करो या XC को R के साथ डिवाइड करो। देखो XL को R के साथ डिवाइड किया तो क्वालिटी फैक्टर आया, XC को R के साथ डिवाइड किया तो तब भी क्या आया है, क्वालिटी फैक्टर आया है। LCR सर्किट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे क्या होगा, मेरी बात ध्यान से समझना, इधर देखना। रेजोनेंस पे क्या होगा, देख करंट इसी डायरेक्शन में है और VR भी इसी डायरेक्शन में है, VL और VC का पंगा है। रेजोनेंस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, VL इक्वल टू VC। तो नेट वोल्टेज जो होगी, मतलब ये इसको खा जाएगा, नेट वोल्टेज जो नेट होगा वो किसके बराबर होगा, VR के ही बराबर हो जाने वाला, अभी पता चल जाएगा। देख नेट वोल्टेज क्या होगा, इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर है। ये V नेट ऐसे लिखा, इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, VC का स्क्वायर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं VL की जगह लिखा और VC की जगह भी क्या आया, VL ही आया, क्योंकि आपको पता है VC की जगह VL लिख सकते हैं, दोनों बराबर हैं। फिर V नेट इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर VL माइनस VC ना, VL माइनस VL, ये भी L ही है ना, VL ही है, क्योंकि आपने अभी बोला VL और VC दोनों बराबर हैं, तो क्या आ गया, 0 का स्क्वायर। तो मेरे पास V नेट इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो आपका जो V नेट है, जो V नेट है वो VR ही हुआ। और V नेट किसके बराबर होता है, I इंटू Z, I इंटू Z इज इक्वल टू VR किसके बराबर है, I इंटू R, I और I कैंसल, Z इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। जो आपका इंपीडेंस है वो रेजिस्टेंस होता है सिर्फ, मतलब इस केस में जो रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस के बराबर है। सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बिकम लो, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है।
पावर इन एसी, हमने 10th क्लास में पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। यहां पे भी जो पावर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल की कौन सी वैल्यू? वी आर एम एस। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर एम एस, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आर एम एस, आई आर एम एस। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो ये एक फैक्टर आएगा, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। अब बात समझना, इसको कैसे लिखेंगे? पावर इज इक्वल टू आई आर एम एस ना वी आर एम एस, आई आर एम एस इज इक्वल टू कॉस फाई। ये पावर होगी किसमें? एसी में। अब मैं इसके 3 केस डिस्कस कर रहा हूं। मैं केस नंबर 1, जब इंडक्टर, जब सिर्फ रेजिस्टर लगा है, जब क्या लगा है? रेजिस्टर लगा है, और जब सिर्फ रेजिस्टर अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में वोल्टेज भी होगी। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाने वाली है? 0। तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो पावर उस केस में क्या होगी? ओनली वी इंटू आई। रेजिस्टर के केस में पावर वी इंटू आई होगी। जब इंडक्टर लगाओगे तो इंडक्टर नहीं, जब कैपेसिटर लगाओगे, केस नंबर 2 में लगाओगे आप अपना क्या लगाओगे? कैपेसिटर लगाओगे। कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर में ये होता है कि हमारा करंट जो होता है वो वोल्टेज से या वीसी से आगे निकल जाता है, और दोनों के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री का। तो पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 किसके बराबर है? 0। 0 को वी आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आया? 0। ऐसा करंट जिसका पावर 0 आए, जैसे कि कैपेसिटर के केस में हो रहा है, इसको बोलते हैं वॉटलेस करंट। द करंट फॉर विच पावर इज इक्वल टू 0 एज इन द केस ऑफ इंडक्टर, जैसे कि हुआ इंडक्टर एंड कैपेसिटर के केस में। अच्छा, इंडक्टर के केस में तो बताया नहीं। इंडक्टर के केस में वोल्टेज ऐसे होगी, करंट पीछे हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस 5, पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 इंटू वी आई इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 0। इस केस में भी जो करंट बनेगा वॉटलेस करंट बनेगा। और अगर एलसीआर सर्किट की बात की जाए, केस नंबर 4 एलसीआर सर्किट बात की जाए, तो आपको पता है कि वी जो होता है वो बड़ा होता है किससे? वी सी से। तो वी आर इधर होता है, तो वी एल माइनस वी सी थोड़ा ऊपर आ जाएगा, नेट में ऊपर आ जाएगा, और यहां पे कोई ना कोई फाई की वैल्यू होगी। तो मतलब एलसीआर सर्किट में अगर रेजोनेंस ना हुआ, रेजोनेंस मतलब अगर ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल ना किया, तो तब भी पावर की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। और पावर हमेशा याद रखना क्या होगी? आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये कॉस फाई क्या है? दैट इज पावर फैक्टर। ठीक, अब मेरी बात ध्यान समझना। ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर हमेशा आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ 5 से 3 नंबर का पूछता है। ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। मतलब ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी वोल्टेज को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। प्रिंसिपल किस पे है? म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। क्या है? दैट इज 2 कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। अगर यहां पे आपने वोल्टेज दी तो यहां पे भी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से वोल्टेज बनेगी, या म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहां पे भी वोल्टेज बनती है। यहां कुछ कुछ हुआ तो यहां भी कुछ कुछ होगा। मतलब आपने यहां पे एसी दिया, उसकी वजह से एसी दिया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, करंट चेंज होने वाली थी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने वाली थी, फ्लक्स चेंज होने वाला था, फ्लक्स चेंज हुआ तो इधर भी ईएमएफ पैदा हुआ है।
तो ये बेसिक प्रिंसिपल है किसका, ट्रांसफार्मर का, कि ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होंगी, एक में अल्टरनेटिंग वोल्टेज जाएगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड बदलती होगी, मैग्नेटिक फील्ड बदलती है तो सेकेंडरी कॉइल के केस में फ्लक्स बदलता है और वहां पे करंट पैदा होता है। सर आपने यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल बनाई, फिर यहाँ पे भी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल बनाई, ऐसा क्यों बनाया? अगर ऐसा हो कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो उस कॉइल में वोल्टेज भी कम होगी, और अगर सेकेंडरी ऑफ कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हुए ज्यादा, उस केस में वोल्टेज भी ज्यादा होगी। मतलब प्राइमरी में वोल्टेज कम है, सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा है, ऐसे ट्रांसफार्मर को बोलेंगे स्टेप अप। क्या बोलेंगे? स्टेप अप। फिर अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, वोल्टेज भी ज्यादा, इसकी वजह से इसमें फ्लक्स लिंक करेगा, फ्लक्स चेंज होगा, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम, और वोल्टेज भी जो पैदा होगी वो कम होगी, इसको बोलेंगे स्टेप डाउन। सर आपको कैसे पता चला? हमें ऐसे ही पता चला। कैसे? इसका मैथ्स है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा वहां पे पोटेंशियल ज्यादा, या पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइड हटेगा तो कटरीना कैफ आएगी। तो इससे पता क्या चला? अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं पोटेंशियल ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है पोटेंशियल ज्यादा है। इसके लिए मैं दो इक्वेशन बना सकता हूं, E1 इज इक्वल टू के इंटू N1, या इसी से मैं क्या बना सकता हूं, E2 इज इक्वल टू के इंटू N2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू के N1 अपॉन के N2, के और के कैंसिल हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। इससे यही पता चलता है जिस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे वहां पे पोटेंशियल ज्यादा बनेगा। प्राइमरी में अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम, सेकेंडरी में ज्यादा, यहां पे पोटेंशियल कम बन रहा है बट इस केस में ज्यादा बन रहा है तो स्टेप अप हो रहा है। और अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वहां पोटेंशियल कम बनेगा, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है पोटेंशियल ज्यादा बनेगा, और सच अ ट्रांसफार्मर इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब है कुछ एनर्जी लॉसेस हो जाते हैं, मतलब जब ये कॉइल, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल आपस में लिंक करते हैं तो इसकी वजह से यहां पोटेंशियल पैदा होता है, बट बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है। कैसे? एक हिस्टेरेसिस लॉस होता है। हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब क्या हो गया? वो एनर्जी जो चले गई है किसी भी चीज को मैग्नेटाइजेशन करने के लिए, मतलब इसकी कुछ एनर्जी इसी में या पास में रखे हुए और किसी मटेरियल में चली गई ताकि वो मैग्नेट बन जाए। और कभी कभी कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो दूसरे मटेरियल में एडीज करंट पैदा करती है, मतलब सर्कुलर करंट पैदा करती है, ठीक है, जो ईएमएफ पैदा नहीं करती। मतलब पूरी एनर्जी करना ईएमएफ चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी पैदा करनी है, बट गोल गोल करंट पैदा करती है। फिर कुछ ना कुछ एनर्जी लीक भी हो जाती है, दैट इज फ्लक्स लीकेज, और कुछ एनर्जी वो रेजिस्टेंस में भी क्या कर जाती है, रेजिस्टेंस भी उस एनर्जी को क्या कर देता है, खा देता है। ये चार तरह की एनर्जी है जो लॉस होती है इन ट्रांसफार्मर। ये हमारा चैप्टर हो गया यहाँ पे खत्म। मैंने बहुत अच्छे से ये चैप्टर पढ़ाया है, इसके लेक्चर नोट्स कहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बहुत अच्छे से तैयार करना, जो चीज़ समझ नहीं आई है कमेंट सेक्शन में पक्का पूछना। बहुत नींद आई है, माँ कसम मैं आंख बंद करके आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ पढ़ना, प्लीज़ पढ़ना, प्लीज़ पढ़ना, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही महीना रह गया है आपकी पढ़ाई को, माँ कसम अगर अभी पढ़ लिया तो वो दिन दूर नहीं जब आप टॉपर होंगे। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद। बस पढ़ते रहिएगा।